अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है मेरी जान? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो मेरे बच्चे, आज हमने टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम से रेलिवेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बात भी करनी है। टेस्ट बहुत करीब आ चुके हैं। एमडी कैट की जो डेट्स है वो भी अनाउंस हो चुकी है और ई कैट का तो आपको पता मई में एग्जाम्स होने वाले हैं। सो विश यू गुड लक। और अगेन उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, 0319611158 पे कांटेक्ट करके अपनी रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवाएं, टेस्ट सेशन में हिस्सा लें, लेक्चर्स लें। और अब ये हम जो आज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, कुछ रॉड बैलेंसिंग के, कुछ टॉर्क के, कुछ कपल के, कुछ नेट टॉर्क के बारे में करेंगे। सो आ जाते हैं हम आज एमसीक्यूज करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। सो मेरी जान, फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ हम आते हैं। हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ आपके सामने सपोज एल गिवन है, या आपके पास एक रॉड है जिसपे 3 मैसेज है, M, 2M और 3M। हमें मेरा बेटा इस पूरे रॉड का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। हमें इस पूरे रॉड का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। हमने ये बात पढ़ी थी सेंटर ऑफ मास में कि जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे उतनी इक्वेशंस आ जाएंगी। 3 मैसेज हैं तो M1, M2, M3, M1, M2, M3 और तीनों का मैस एंड पे टोटल पे डिवीजन में एडअप हो जाएगा। सो M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 का जो मतलब है वो क्या है? वो इसका मतलब मेरा बेटा ये बनता है कि हम किसी एक पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। ये मैंने आप लोगों के सामने फॉर्मूला लिख दिया टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास, ये हम पढ़ भी चुके हैं। अब मेरे बच्चे, हम इस पॉइंट को अगर रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, ये मीन के यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो आपके पास मेरा बेटा 0 है। तो हम इस फॉर्मूला में जब वैल्यू पुट करेंगे, M1 आपके पास मेरा बेटा सपोज M है जैसे कि गिवन है, और x1 की वैल्यू आपके पास मेरा बेटे 0 आ रही है। M2 आपके पास मेरे बेटे 2M है, जबकि x2 की वैल्यू आपके पास मेरा बेटा L आ रही है। यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो L है। इसी तरह M3 आपके पास मेरा बेटा 3M है, जबकि इसकी वैल्यू यहां से 2L की इक्वल आ रही है, 3L की इक्वल आएगी, L प्लस 2L। तो ये मेरे बेटे आपके पास आ गया 3L डिवाइडेड बाय, हम यहां पे ऐड करेंगे M प्लस 2M प्लस 3M। अब मेरे बेटे M इंटू 0 आपको बड़े अच्छे से पता है मेरा बेटा ये 0 ही आएगा। 2M इंटू L 2ml आ गया, प्लस 3M इंटू 3L 9ml आ गया, डिवाइडेड बाय M प्लस 2M 3M प्लस 3 6M आ जाएगा। सो हमारे पास ये आंसर बनेगा मेरा बेटा 9 प्लस 2 11 ml डिवाइडेड बाय 6M। M के साथ मेरे बेटे कैंसिल हुआ। हमारे पास सेंटर ऑफ मास क्या आ रहा है जी? 11L डिवाइडेड बाय 6। अगर हम ये फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास जो लेंथ है अगर वो 1 मीटर होती इस पूरे रॉड की, तो लेंथ फिर ये आपके पास सेंटर ऑफ मास किस डिस्टेंस पे आता? अब यहाँ पे L की जगह पे जब 1 पुट करें डिवाइडेड बाय 6, तो 11 डिवाइडेड बाय 6 आपके पास आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट 1.8 मीटर। तो हमने इस केस में बड़ी इजीली कैलकुलेट कर लिया सेंटर ऑफ मास। सो मेरी जान, अब दूसरा क्वेश्चन हम ये सॉल्व कर रहे हैं कि हमारे पास पहले एक्स एक्सिस के अलोंग मास की डिस्ट्रीब्यूशन थी, अब हमारे पास वाई एक्सिस आ रहा है। अब y पे सिंपल यही करना है कि फॉर्मूला बिल्कुल वही सेम आएगा, सिर्फ x की जगह पे y आएगा। m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। y सेंटीमीटर हमने कैलकुलेट करना है। तो अगेन मेरे बच्चे, सबसे पहले हमें किसी एक पॉइंट को ओरिजिन मानना होगा। ओरिजिन मानकर, जैसे कि हमने पिछले न्यूमेरिकल में, पिछले क्वेश्चन में सारी चीज़ें पुटअप की थी, अभी भी वैसे ही करेंगे मेरा बेटा। सपोज हमने इस पॉइंट को इसका ओरिजिन मान लिया। अब मेरे बच्चे, ओरिजिन से सबसे पहले M1, तो हमारे पास M आ गया, Y1 क्योंकि 0 है यहीं से हमने स्टार्ट किया, प्लस M2 आपके पास 2M है, Y2 की वैल्यू आपके पास L आ रही है, प्लस M3 आपके पास 4M है, और Y3 क्या आएगा? L प्लस L 2L आ जाएगा। मतलब यहां से लेकर यहां तक 2 टाइम ऑफ L आ रहा है, तो यहां पे हम लिख लेंगे मेरा बेटा 2L डिवाइडेड बाय पहला मैस M, दूसरा मैस 2M, थर्ड मैस आपके पास मेरा बेटा 4M है। तो आंसर क्या बनेगा? 0 प्लस
2 ml प्लस 4 इंटू 8 ml डिवाइडेड बाय m प्लस 2m प्लस 4m, तो ये बनेगा मेरा बेटा आपके पास 7m। आंसर आएगा आपके पास 10 ml डिवाइडेड बाय 7, 10 ओवर 7। m के साथ मेरे बेटे कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे 10 ओवर 7 इंटू l। तो मेरे बेटे यहाँ पे ये चीज देखनी कि अगर आपने लेंथ अगर आपको पता होगी तो आप बड़ी इजीली, जैसे कि लास्ट में आपने सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट किया था, यहाँ पे अगर आप लेंथ 1 मीटर लेते हैं, 4 मीटर लेते हैं, जो भी लेंथ होगी मीटर के अंदर, वो यहाँ पे पुट करने से वो आपके पास आंसर आ जाएगा मेरा बेटा इसके सेंटर ऑफ मास का। तो मेरा बेटा ये क्वेश्चन हमारे पास ऐसे है जिसमें आपके पास एक्स एक्सिस भी आ रहा है, वाई एक्सिस भी आ रहा है। पहले दो क्वेश्चन में हमने एक्स को देखा और वाई को देखा था, अलहदा से एक्स को देखा और अलहदा से वाई। अब आपके पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर के चारों साइडों पे 4 मेसेज हैं, m, 3m, 2m और 4m। अब स्क्वायर है तो डेफिनेटली उसकी लेंथ की वैल्यू, सबकी वैल्यू सेम ही होगी। अगर ये लेंथ l है तो ये भी l होगी, ये भी l होगी और ये भी हमारे पास लेंथ l आ जाएगी। हम इसका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना चाहते हैं। जैसे कि हमने अपने लेक्चर में देखा था कि अगर मैसेज इक्वल आते हैं तो सेंटर ऑफ मास इनका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है वो भी आ जाएगा, लेकिन अब मैसेज की जो वैल्यू है वो आपके पास मेरा बेटा डिफरेंट आ रही है। तो हम इसका एक एक्स एक्सिस ले लेते हैं, जैसे कि ये एक रेफरेंस लाइन ले ली, x आ गया, यहाँ से एक रेफरेंस लाइन ली जो कि हमारे पास y आ गया। इस बात का मतलब ये बनता है कि हमारे पास यहाँ पे अब x के अकॉर्डिंग भी सेंटर ऑफ मास आएगा और y एक्सिस के अकॉर्डिंग भी सेंटर ऑफ मास आएगा, मतलब x कोऑर्डिनेट भी आएगा और उसका y कोऑर्डिनेट भी आएगा। अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखो ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। सो हम यहाँ पे पहले मास और उसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। मास m की बात करें तो मास m का इस पॉइंट पे ओरिजिन है, x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 आ रही है। और अगर मेरा बेटा हम बात करें 3m की, तो दूसरा मास हमारे पास है, यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास l आ रही है लेकिन y की कोई वैल्यू नहीं है, तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 आ रही है। सिमिलरली मेरे बेटे 2m की बात करें तो 2m में आपके पास x कोऑर्डिनेट भी है और y कोऑर्डिनेट भी है, इसलिए हमने x की वैल्यू भी l लिख दी और y की वैल्यू भी मेरा बेटा l लिख ली। मतलब इसका x कोऑर्डिनेट भी है जो कि l है और y कोऑर्डिनेट भी है जो कि l है, तो हमने l दोनों लिख लिया। 4m में आए तो यहाँ पे मेरे बच्चे आपको नजर आ रहा होगा कि x का तो कोई कोऑर्डिनेट नहीं, x की वैल्यू इस एक्सिस के अलोंग तो 0 आ रही है, तो x तो 0 आ गया, लेकिन y की वैल्यू हमारे पास मेरा बेटा क्या आ रही है, l के इक्वल आ रही है। तो इस तरह हम लोगों ने x और y की वैल्यू कैलकुलेट के लिए 4 मैसेज हैं, तो x का सेंटर ऑफ मास m1, m2, m3, m4 और साथ x1, x2, x3 और x4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 आ जाएगा। इसी तरह y के अकॉर्डिंग y सेंटर ऑफ मास m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। अब मैं आपका जो टाइम है उसको सेव करने के लिए डायरेक्ट आंसर लिख लेता हूं, लेकिन आपने इसका आंसर कैलकुलेट करने के बाद कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या इसका आंसर है। इसका आंसर मेरा बेटा आपके पास आता है l/2। जब आप सारी x की वैल्यूज ये पुट करते हैं और साथ m की ये वैल्यूज पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है l/2। अब y की अगर वैल्यू पुट करें तो मेरा बेटा y की जब अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा मेरा बेटा वो आपका टाइम सेव करने के लिए मैं कैलकुलेट करूं y सेंटर ऑफ मास, तो ये अप्रोक्सीमेट आपके पास आएगा मेरा बेटा 3l डिवाइडेड बाय 4, 3l डिवाइडेड बाय 4, सॉरी 3l डिवाइडेड बाय 5 आएगा। मैंने भी कैलकुलेट किया इसको, तो ये आपके पास सेंटर ऑफ मास x की वैल्यू आ गई मेरा बेटा आपके पास l/2, जबकि y की वैल्यू आपके पास आ गई 3l/5। मतलब ये वो डिस्टेंस है x और y कोऑर्डिनेट का कि सेंटर में कहीं किसी पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा होगा। अगेन कि आपने स्क्वायर बॉक्स लिया जिसकी लेंथ इक्वल है, जिसमें मैसेज डिफरेंट है, तो हमने मास x और उसके y कोऑर्डिनेट्स लेके x के लिए अलग वैल्यू कैलकुलेट कर ली और उस y के लिए अलग कैलकुलेट कर ली, क्योंकि दोनों डायमेंशंस में था, x में भी और y में भी। सो मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम सॉल्व करते हैं टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए। जरा ध्यान से सुनिएगा, टॉर्क इससे पहले हम लोगों ने पढ़ भी लिया। अब इसमें एक MD-CAT में जो क्वेश्चन है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेरा बेटा आपके पास ये वो पॉइंट है जहां पे किसी एंगल थीटा पे फोर्स लग रही है
और यहाँ पे ओरिजिन है और यहाँ से लेकर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन था, ये इसका मोमेंट आर्म आ गया। ये पॉइंट पी आपके पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग, और ये आपके पास मेरा बेटा ये मोमेंट आर्म आ गया। अब होना करना आप लोगों ने ये होता है कि जहां पे एंगल थीटा हो उसको प्रोजेक्शन ड्रॉ करके आपने बंद करना होता है। अगेन ये सुन लीजिएगा, जहां पे एंगल थीटा हो उसको प्रोजेक्शन ड्रॉ करके आपने बंद करना होता है। अब आप सबको पता है कि वाई एक्सिस के अलोंग तो फोर्स का फिर एफ साइन थीटा कंपोनेंट आएगा। अब यहाँ पे जो चीज काबिल गौर है, आप सबको पता है कि जो टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो हम लिखेंगे आर क्रॉस एफ लिख देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी मोमेंट आर्म तो टॉर्क की जगह डी आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे एंगल 90 डिग्री आ रहा है और आप सबको ये चीज याद रखनी है कि फोर्स का वो कौन सा कंपोनेंट है जो मोमेंट आर्म के साथ परपेंडिकुलर हो। मोमेंट आर्म के साथ परपेंडिकुलर हो फोर्स का कंपोनेंट, वो आपने देखना होता है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको बार बार देखनी होगी। तो यहाँ पे आपके पास एफ साइन थीटा आ रहा है, तो इन दिस वे आप बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं मेरा बेटा टॉर्क को। अब यहाँ पे अगेन वही चीज कि मोमेंट आर्म परपेंडिकुलर हो फोर्स के, तो ही आप टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं या कैलकुलेट करेंगे। अब इस एमसीक्यूज में अगर गौर करें तो यहाँ पे आपको ये चीज नजर आ रही होगी कि एंगल थीटा एक्स के अलोंग नहीं है, उन्होंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके उसको वाई एक्सिस के अलोंग ड्रॉ किया हुआ है। तो आपने, मैंने अभी जैसे बात की कि मेरे बेटे आपने सबसे पहले एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करनी होती है। प्रोजेक्शन ये है कि जहाँ पे थीटा है उसको क्लोज करने के लिए मैंने ये लगा लिया। अब मेरे बेटे यहाँ से ये देखें तो इस ट्राइंगल का ये परपेंडिकुलर बन रहा है, तो ये हमारे पास आ गया एफ साइन थीटा। ये वाला पोर्शन आपके पास इस ट्राइंगल का बेस बन रहा है, तो ये आपके पास आ गया एफ कॉस थीटा। मोमेंट आर्म आपके पास डी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वी हैव टू कैलकुलेट द टॉर्क। तो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए अभी हमने पढ़ा कि मोमेंट आर्म और फोर्स के कंपोनेंट में जो है आपके पास एंगल वो 90 होना चाहिए। ये दोनों आपस में 90 नहीं है। फोर्स का इस वक्त ये कंपोनेंट जो कि एफ कॉस थीटा है, ये मोमेंट आर्म के साथ परपेंडिकुलर है। तो अब इसका जो फॉर्मूला आएगा मेरा बेटा वो आएगा डी एफ कॉस थीटा। तो यहां से ये बात आप लोगों को ज़हन में आ जानी चाहिए कि डी एफ साइन थीटा भी हो सकता है, डी एफ कॉस थीटा भी हो सकता है, बट द थिंग इज कि आपके पास फोर्स का वो कंपोनेंट मोमेंट आर्म के साथ परपेंडिकुलर हो तो इस तरह आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एमडी कैट में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो मेरा बेटा हम एक कपल से क्वेश्चन करते हैं आपके सामने। आपके ये एक 8 न्यूटन फोर्स लग रही है और यहाँ पे भी एक 8 न्यूटन फोर्स लग रही है, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे। ये थोड़ा सा तिरछा करके भी आप बना सकते हैं। यहाँ पे एंगल 60 डिग्री है और यहाँ पे भी एंगल 60 डिग्री है। आपके पास जो कपल आर्म है वो डी आपके पास 60.6 मीटर है। अब आपको कैलकुलेट तो करना होता है टॉर्क, तो आप क्या करेंगे अपनी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, यहाँ से मैंने एक लाइन जो है ना वो मजीद बढ़ाई हुई है। वो इसलिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि फोर्स का कौन सा कंपोनेंट यूज़ करना है, एफ यूज़ करना है या एक्स यूज़ करना है। तो यहाँ पे अगर 60 डिग्री एंगल है तो यहाँ पे भी आपके पास 60 डिग्री एंगल आ जाएगा। अब यूँ क्योंकि ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, अब एंगल क्योंकि फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान है तो फिर थीटा साइन थीटा ही यूज़ करेंगे। तो मेरे बेटे अब आपको सॉल्व करने के लिए सिंपली डी की वैल्यू हमें पता है कि 0.6 है, एफ की वैल्यू हमें पता है कि 8 है और साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है 60 डिग्री। बहुत आसान है। तो आंसर मेरा बेटा इसका आपके पास आ जाएगा 4.2 न्यूटन मीटर। सॉल्व में हमने क्या किया, सिर्फ फार्मूला लिखा, डी की वैल्यू पुट की, एंगल की वैल्यू पुट की, 8 न्यूटन फोर्स थी वो भी वैल्यू पुट की, तो हमारे पास ये क्या आ चुका है, कपल आ चुका है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 भी मैं साथ ही कर देता हूं कि जैसे कि फर्ज करें कपल का एक और क्वेश्चन आ जाता है आपके पास यूं, यहाँ पे फोर्स लग रही है 2 न्यूटन। आपको बड़े अच्छे से पता है कि कपल में एक जैसी फोर्सेस का होना ज़रूरी है। यहाँ पे एंगल आपके पास 50 डिग्री है और यहाँ पे भी एंगल आपके पास 50 डिग्री। आपको सबको पता है कि प्रोजेक्शन कैसे क्लोज करनी है। ये जो मोमेंट आर्म है वो आपके पास 0.3 मीटर है। आंसर आपको अगेन यही फार्मूला से यही सारी चीज़ कैलकुलेट करनी है। एंगल आपके पास गिवन है, आंसर आपका आना चाहिए 0.46 न्यूटन मीटर। ये आप लोगों ने खुद सॉल्व करना होगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपका आंसर है जो बिल्कुल ठीक आ चुका है।
सो मेरे बेटे क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, तो हमारे पास ये एक पिवट पॉइंट है। इस पिवट पॉइंट से डी डिस्टेंस पे मोमेंट आर्म पे फोर्स लग रही है एफ। यहाँ पे अगेन कंफ्यूजिंग है कि यहाँ पे थीटा एंगल है जो कि इस तरह आ रहा है, तो हम यहाँ पे अगेन अपने कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे थीटा बना लेते हैं। अब यहाँ पे अब जब आप प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो आपको बड़े अच्छे से पता है कि वाई एक्सिस के अलोंग आपके पास एफ साइन थीटा ही आएगा और एक्सिस के अलोंग आपके पास एफ कॉस थीटा आएगा। तो हमने टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों के दरमियान फोर्स और डी में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो हमारे पास एफ साइन थीटा आ जाएगा। तो हमसे पूछा गया कि जनाब लार्जेस्ट टॉर्क कब पैदा होगा, तो लार्जेस्ट टॉर्क के लिए ज़रूरी है कि जो डी की वैल्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, मतलब डी जितना ज़्यादा होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो टॉर्क भी उतना ही ज़्यादा होगा। एफ की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी टॉर्क उतना ही ज़्यादा होगा। अब साइन थीटा क्योंकि 0 से 90 की तरफ जाते हुए 0 से 90 की तरफ जाते हुए आपके पास साइन की वैल्यू इंक्रीज करती है, तो इसका मतलब है थीटा जितना लार्ज होगा आपके पास टॉर्क की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। और 0 की तरफ आते हुए भी अगेन आपके पास जो वैल्यू वो इंक्रीज करती है, कॉस 0 पे 1 होता है, इसका मतलब अगर कॉस का फैक्टर आ जाए तो थीटा जितना स्मॉल होगा टॉर्क की वैल्यू हमारे पास ज़्यादा आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। सो मेरा बेटा अब आपके सामने एक बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें ये मेरा बेटा आपके पास कि आपके पास दो स्पोर्ट्स हैं और दो स्पोर्ट्स के ऊपर एक रॉड पड़ा हुआ है। इन दोनों स्पोर्ट्स के दरमियान, दोनों सहारों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान 3 मीटर है। जब भी स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो स्पोर्ट पे जो फोर्स होती है वो एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाती है। इन दोनों स्पोर्ट्स के मिड में एक 180 न्यूटन फोर्स लग रही है जो कि डाउनवर्ड है, और 0.8 मीटर के डिस्टेंस पे एक्स स्पोर्ट से 0.8 मीटर के डिस्टेंस पे एक वेट पड़ा हुआ है। इस वेट को हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। अब मेरे बच्चे इसको सॉल्व करने का तरीकाकार क्या है? इसको सॉल्व करने का तरीका मेरा बेटा बड़ा आसान है कि आप क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट को पिवट पॉइंट मान लेंगे, जैसे कि हम एक्स को पिवट मान लेते हैं, और पिवट से अगर बात करें मेरा बेटा टॉर्क की, तो पिवट पे जो टॉर्क होता है उसकी वैल्यू भी क्या आती है आपके पास, 0 आती है। पिवट पे जो टॉर्क की वैल्यू होती है वो भी आपके पास क्या होती है, 0 आती है। अब मेरे बेटे हमें ये भी बड़े अच्छे से पता है कि रॉड बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज की बात कर लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में मेरे बेटे अगर ये पिवट पॉइंट है तो पिवट पॉइंट से जो डिस्टेंस आ रहा है वो आपके पास वो टोटल 3 मीटर है। सो 3 मीटर टॉर्क मतलब डी मल्टीप्लाई बाय एफ, फोर्स आपके पास 220 है, तो ये आ गया। अब बात करते हैं क्लॉकवाइज की। सो क्लॉकवाइज में मेरे बेटे आपके पास अब ये देखिए इस तरफ फोर्स लगेगी तो ये क्लॉकवाइज चलेगा, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स की बात कर रहा था। तो क्लॉकवाइज में सबसे पहले तो आप ये देखिए मेरा बेटा कि यहां से लेकर यहां तक जहां पे अपने वेट कैलकुलेट करना है 0.8 का डिस्टेंस है, 0.8 मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू प्लस इसमें एक फोर्स और भी लग रही है जो कि मेरे पास मेरा बेटा क्या है, ये 180 न्यूटन की फोर्स डाउनवर्ड कितने डिस्टेंस पे लग रही है, 1.5, क्योंकि 3 मीटर टोटल डिस्टेंस है और इसका अगर हाफ किया जाए तो ये मेरा बेटा आपके पास 1.5 बनेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाय 180। अब नेक्स्ट क्योंकि हमें वेट कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 220, ये सारा फैक्टर इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय 180, और 0.8 जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके मेरे बच्चे आपके पास डिवाइड हो जाएगा। तो हम इस तरीके से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इसका वेट। सो वेट का आंसर अप्रोक्सीमेट 488 से 490 न्यूटन के करीब तरीन आता है। ये मेरा बेटा आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, तो बड़ी इजीली हमने रॉड बैलेंसिंग के क्वेश्चंस पहले भी किए थे, इसको भी सॉल्व कर लिया। सो अगेन हमारा एक मज़ेदार सा क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक बीम है, यूनिफॉर्म बीम, जिसका अपना वेट 200 न्यूटन है, लाइक वर्टिकली डाउनवर्ड। उस पर आपके पास एक सपोर्ट है जो कि टेंशन टी अपवर्ड डायरेक्शन में 400 न्यूटन, और इस पूरी बीम की जो लेंथ है वो आपके पास 6 मीटर है। अब कोई शख्स जिसका वेट आपके पास 400 न्यूटन है वो कहाँ तक चले डी कि आपके पास ये जो रस्सी है ये ना टूटे, मतलब ये बैलेंस रही ये रस्सी ना टूटे। तो इसके लिए आप अगेन मैंने जैसे कंडीशन अप्लाई की हुई है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। सबसे पहले तो मेरे बेटे क्लॉकवाइज की तरफ चले जाते हैं, 400 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि हमने अगर इसको पिवट पॉइंट माना हुआ है तो पिवट पॉइंट से मेरे बेटे जो डिस्टेंस आएगा वो 6 आएगा,
इज इक्वल टू, अब क्लॉकवाइज की अगर बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज आपके पास आ गया 400 मल्टीप्लाई बाय 6, ये आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 200 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि हाफ से जो डिस्टेंस होगा वो 3 होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 200 प्लस 400 मल्टीप्लाई बाय D1। तो आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। D1 का जो आंसर है मेरा बेटा वो क्या आएगा। अगेन मेरे बच्चे यहाँ पे जो फोर्स लगी 400 मल्टीप्लाई बाय हमने मेरे बेटे 6 कर लिया, ये देखें 400 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आपके पास आ गया एंटी क्लॉकवाइज के लिए। क्लॉकवाइज के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 200 प्लस 400 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय डी, लेकिन ये डी हमें नहीं पता जो कि हमने मेरा बेटा कैलकुलेट करना था। तो ये डी आपके पास 400 मल्टीप्लाई बाय 6, इसको आपको बड़े अच्छे से पता है मेरा बेटा 2400 आ जाएगा। 300 इंटू 200 600 प्लस 400 मल्टीप्लाई बाय डी 2400, मेरे बच्चे ये प्लस है, इधर आके मेरे बच्चे ये माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल टू डी। तो इस डी की वैल्यू आपके पास मेरा बेटा 4.5 मीटर आएगी। इसको आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। ऐसा क्या था मेरे बच्चे, हमने पहले यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लिया, 400 फोर्स आ गई, 6 मीटर डिस्टेंस आ गया। अगेन क्लॉकवाइज के लिए मेरे बेटे हमारे पास आ गया 400 मल्टीप्लाई बाय डी, डी हमें नहीं पता था, प्लस 200 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आपके पास डिस्टेंस 4.5 मीटर आ गया। सो मेरा बेटा इस क्वेश्चन में हमने नेट टॉर्क कैलकुलेट करना है। नेट टॉर्क कैसे कैलकुलेट करना है कि ये आपके पास एक रॉड है जिसकी टोटल लेंथ आपके पास 2.4 मीटर है। 2.4 मीटर का जो एक टोटल रॉड लेंथ का रॉड आपके पास मौजूद है। अब होगा क्या कि आप ये बात कह लें कि मेरा बेटे ये सेंटर से पिवट है, लाइक 1.2 मीटर इधर डिस्टेंस मौजूद है, हाफ इसका सेंटर से, और 1.2 मीटर इधर मौजूद है। एक वेट जो कि 200 न्यूटन है वो हैंग है 0.8 मीटर के डिस्टेंस पे पिवट पॉइंट से, लाइक इसको हम R1 का नाम दे देते हैं। और दूसरा जो वेट है वो दूसरे एंड से, इस एंड से 0.8 मीटर के डिस्टेंस पे मौजूद है। ये फोर्स हमारे पास F2 आ जाएगी जो कि हमारे पास 300 न्यूटन है। ये हमारे पास F1 है जो कि हमारे पास 200 न्यूटन है। लेकिन अगर आप गौर करो तो यहाँ पे हमारे पास R2 की जो वैल्यू है ये हमें नहीं पता, और हमसे पूछा गया कि आप नेट टॉर्क कैलकुलेट करें। हमने जो कि नेट टॉर्क कैलकुलेट करना है, तो नेट टॉर्क के लिए हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज और दोनों को देखना होगा। तो सबसे पहले तो R2 कैलकुलेट कर ले। R2 क्या आएगा, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल डिस्टेंस 1.8 है। अगर इसमें से 0.2 मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, 1.2 से 0.8 सब्ट्रैक्ट कर दूं, 1.2 माइनस 0.8, तो आंसर आएगा मेरे पास 0.4 मीटर। इट मीन्स कि R2 की वैल्यू मेरे पास मेरे बच्चे आ गई 0.4 मीटर। तो इस तरह बड़ी इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। मेरे बच्चे हमें अब कैलकुलेट करना है क्लॉक को, तो 0.8 मल्टीप्लाई बाय 200 इज इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाई बाय 300। ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास मेरा बेटा 0.8 मल्टीप्लाई बाय 200, ये चीज़ आ गई 0.4 मल्टीप्लाई बाय 300, तो यहाँ आ जाएगा 160 न्यूटन मीटर, और ये आ रहा है आपके पास 120 न्यूटन मीटर। हमें चूंकि नेट कैलकुलेट करना है तो 160 माइनस 120, तो 40 न्यूटन मीटर हमारे पास मेरे बच्चे इसका जो है वो टॉर्क का नेट टॉर्क आ जाएगा हमारे पास।